खंड 2 अध्याय 61। डिंगमी के आंसू बह निकले। उसके दोनों हाथ उसकी कमर के चारों ओर शर्ट को कसकर पकड़े हुए थे। उसका दिल शब्दों से परे दर्द कर रहा था। उसने अपनी सिसकियों को दबाने के लिए अपना चेहरा उसके सीने में दबा लिया। लू शी मियाँ शुरू में उसे रोते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने उसके सिर को सहलाया और धीरे से कहा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें ही रोना चाहिए। तुम ही वो हो जिसे छोड़ दिया गया था। डिंगमी का गला भर आया। उसे शर्मिंदगी दोनों महसूस हुई और उसने आदतन उसे साइड में मारा। उसे अभी भी लोगों को इस तरह से मारना पसंद था। लू शी मियाँ ने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराया। उसका हाथ पकड़ा, उसके कंधे को गले लगाया और उसे दूर धकेलते हुए उसकी तरफ देखा। डिंगमी ने अपने आंसू पोंछे, उसकी तरफ देखा और घुटते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए माफ? बहुत सारी बातें। उसका दिल पहले से ही गड़बड़ था। उसे नहीं पता था कि उस साल ब्रेकअप करने का फैसला सही था या गलत। चाहे वह ही था जिसने अपना समय बर्बाद किया। आगे पीछे, घुमावदार और मुड़ते हुए, वह अभी भी उसी जगह पर था। वह बस खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करती थी। उसके पास कौन सी प्रतिभा या गुण था? ल्यूक थोई मियाँ ने अपने सामने लाल आंखों वाली लड़की को गौर से देखा, यह कहते हुए कि उसे परवाह नहीं है। यह झूठ होगा, लेकिन इस समय यहाँ उसके खड़े होने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। उसने उसके बालों को सहलाया, दूसरी ओर देखा और खुद पर हंसा। भूल जाओ, शायद मैं अपने पिछले जन्म में तुम्हारा कर्जदार था। उसने उसे छोड़ दिया और बेडरूम में चला गया। डिंगमी वहीं खड़ी थी, उलझन में और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। कुछ मिनट बाद उसने बाथरूम से पानी की आवाज सुनी। वह नहा रहा था। डिंगमी ने कॉफी टेबल पर चीनी दवा के बैग को देखा। यह 2 सप्ताह की दवा की आपूर्ति थी और इसे रेफ्रिजरेटर में रखना था। उसने शयन कक्ष की ओर देखा, सोचा और उसका इंतजार करने के लिए सोफे पर बैठ जाने का निर्णय लिया। डिंगमी खुद को फिर से इधर-उधर देखने से रोक नहीं पाई। यह घर लगभग अपरिवर्तित था, जैसे कि वह कभी गई ही न हो। उसने समय देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। लगभग 8 बज रहे थे। शो प्रसारित होने वाला था। 10 मिनट बाद लू शी मियाँ काली पैंट और स्वेटर पहने हुए, लंबे कद के, अपने बाल सुखाने के लिए तौलिया पकड़े हुए, सुंदर और चमकदार दिखाई दिए। डिंगमी उठ खड़ा हुआ और दवा की थैली लेकर कुछ कदम आगे बढ़ा। मैं पहले घर जाऊंगा। लू शी मियाँ रुक गया, उसे घूरते हुए। तुरंत उसने तौलिया फेंक दिया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। डिंगमी के पास तैयार करने के लिए समय नहीं था। मेडिसिन बैग जमीन पर गिर गया और उसने उसे चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया, उसे और अधिक तीव्रता से चूमने के लिए। हेड, नहीं। फिर आप अभी भी कहाँ जाना चाहते हैं? रेफ्रिजरेटर में बैग। फिर उसे देखने के लिए बदल गया। और क्या? बर्फ। उसे और उसके शरीर का आधा हिस्सा गीला हो गया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से परवाह नहीं करता है। अपनी चीजों को पैक करें। एलवाएं। एक पल के लिए रुक गया, फिर उसके बाद सूटकेस को अलमारी के बगल में रखा गया। मैट ने सिर हिलाया, सूटकेस खोला और घर के कपड़ों का एक सेट निकाला। उसकी निगाहों के सामने उसने और अंडरवियर और एक सैनिटरी नैपकिन निकाला, अपनी चीजों को गले लगाया और लाल चेहरे के साथ बाथरूम में भाग गई। बाथरूम में वह पहले इस्तेमाल की जाने वाली त्वचा देखभाल उत्पाद अभी भी वहां थे। उस समय जब वह छोटी थी और अपनी चिकनी गोरी त्वचा पर निर्भर थी, वह केवल फेशियल क्लींजर और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करती थी। दीना मैट ने आईने में लड़की को देखा और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बहुत खुश थी। और उसकी चीनी दवा। एक दूसरे के विपरीत। दवा को भिगोने के लिए पानी उबालते हुए
ल्यूक थोई मियाँ बर्तन धो रही थी। वह उसके पीछे खड़ी थी, अपने सामने खड़े व्यक्ति की लंबी और मजबूत पीठ को ध्यान से देख रही थी। फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। बस बस ऐसे ही साथ रहो। खुशी बहुत जल्दी आ गई, कुछ हद तक अवास्तविक। उसकी बातें। मियो ने कहा, क्या गलत है? रिमोट, यह क्या समय है? मैं इसे फिर से देखने के लिए कल ऑनलाइन जाऊंगा। डोमिंगवेई ने उन्हें वैक्सीन पर पाठ किया। क्या आपने अभी तक शो देखा है? डिंग एमआई ने ईमानदारी से कहा, मेरे पास इसे देखने के लिए समय नहीं था। मैं इसे कल फिर से देखूंगा। क्लास 11-1 का चैट ग्रुप वर्तमान में बहुत ही जीवंत था, जो कि डिंग एमआई की एक तस्वीर ले रहा था, फिर से दिखाने के लिए, फिर से देखने के लिए, फोटोजेनिक या कुछ और होने के लिए उसकी प्रशंसा की। उसकी ओर देखते हुए डिंगमी ने एक पल सोचा और कहा, यह तुम्हारा छोटा भाई होगा। निश्चित रूप से यह जू जियाओबिन था जिसने फोन किया था। फोन पर लड़के ने खुशी से दावा किया कि उसने उसे टीवी पर देखा था। यह कार्यक्रम देश भर में प्रसारित किया गया था। न केवल जू जियाओबिन, जू जेन और जू निंग ने भी इसे देखा। पिता और पुत्र ने अभी अभी खाना खत्म किया था जब जू जेन ने टीवी चालू किया और चैनल बदल दिया। अचानक उसने डिंगमी को देखा। उसे लगा कि उसने गलत देख लिया है। जू निंग ने रसोई की सफाई खत्म की और बाहर आई। उसने डिंगमी को एक कहानी बताते हुए देखा कि जब उसने पहली बार आवाज अभिनय करना शुरू किया था, वह टीवी स्क्रीन को घूरती रही, इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह खूबसूरत और सुंदर लड़की डिंगमी थी। जू जेन ने जू निंग को देखा और चैनल बदल दिया। जू निंग ने तुरंत रिमोट पकड़ा और चैनल पर वापस आ गई, स्क्रीन को घूरती रही। जू जेन ने असहाय होकर कहा, अब और मत देखो। इसमें इतना दिलचस्प क्या है? जू निंग ने गुस्से में कहा, मैं क्यों नहीं देख सकती? दोनों जेल में हैं, फिर वह इतना सुखी और गौरवशाली जीवन कैसे जी सकता है? जहां तक मेरी बात है, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था और नौकरी की तलाश में मुझे अपने पिता से मदद भी मांगनी पड़ी। टिएट चान का चेहरा काला पड़ गया। उसने टीवी बंद कर दिया और गुस्से से बोला, क्या यह नौकरी बहुत अच्छी नहीं है? तुम्हें और किस बात की शिकायत है? टिएट निना गुस्से में अपने कमरे में वापस आया और दरवाजा बंद कर दिया। अरे, टिएट चान ने आह भरी। वह 50 से ऊपर था और कुछ सालों में रिटायर होने वाला था। मूल रूप से उसे अपने आशीर्वाद का आनंद लेना चाहिए था, लेकिन इस खाली जगह को देखकर यह घर जैसा नहीं था। जितना अधिक वह देखती, उतना ही ठंडा महसूस होता। रात के 10 बज चुके थे। लू शी मियाँ ने कंप्यूटर बंद कर दिया, उसका फोन छीन लिया और उसे याद दिलाया, सोने का समय हो गया है। बिस्तर पर जाने के बारे में सोचते हुए डिंगमी का चेहरा थोड़ा गर्म महसूस हुआ। उसने अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाया, मैं अपने दांत ब्रश करने जा रही हूँ। वह भाग गई। लू शी मियाँ ने उसकी पीठ को देखा, अपना सिर नीचे किया और अपनी भौहों को रगड़ा, कंप्यूटर को दूर रखा और उसका पीछा किया। डिंगमी ने अपना मुंह धोना समाप्त किया और धीरे धीरे अपनी एड़ियां बाथरूम से बाहर खींची। यह अजीब था, उन दोनों ने पहले भी अनगिनत बार एक ही बिस्तर साझा किया था और अनगिनत बार सबसे अंतरंग चीजें की थीं। फिर भी कुछ वर्षों के बाद वह पहली बार की तुलना में और भी अधिक घबराई हुई महसूस कर रही थी। बेडरूम में केवल एक मंद नारंगी रंग की रोशनी थी। जगह आरामदायक थी। ल्यूक थोई मियाँ हेडबोर्ड पर झुके हुए थे, एक पैर मुड़ा हुआ था, आलसी दिख रहे थे। वह अपना सिर झुकाए अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। अचानक उनकी तरफ देखा। दीन मैट थोड़ा हिले, धीरे धीरे चलते हुए। उसने कंबल के एक कोने को उठा लिया।
और सावधानी से उसे बाईं ओर लेटते हुए देखा, यहाँ तक कि उसे छूने की हिम्मत नहीं की, और उसके सिर के ऊपर धीरे से कहा, आप इतनी दूर क्यों झूठ बोल रहे हैं? धीरे धीरे वह आराम करती है, अपनी बाहों में थोड़ा आगे बढ़ती है, एक आरामदायक स्थिति ढूंढती है। याद। वह बहुत देर तक उसके होठों पर टिका रहा, फिर उसके गालों, कानों, गर्दन पर चुंबन हुआ। डिंगमी का शरीर पानी में पिघल गया। अगर कोई देखता तो पाता कि उसका पूरा शरीर लाल हो गया था। जब उसने खुद को उसके सीने में दबा लिया तो डिंगमी खुद को रोक नहीं पाई। उसने उसके बालों को पकड़ लिया और शर्म से याद दिलाया, लू शिमियांग, मुझे पता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज पहले से ही कर्कश थी। इतने सालों से उसे याद करने के बाद वह बस उसे थोड़ा छूना चाहता था। लंबे समय के बाद वह एक तरफ मुड़ा, उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसकी शर्ट बंद कर दी। सो जाओ। डिंगमी का पूरा शरीर शिथिल हो गया। आज्ञाकारी ढंग से उसकी बाहों में लेटी रही, लंबे समय तक हिचकिचाती रही, लेकिन आखिरकार उसने अपना सिर उठाकर उसे देखा। अंधेरे में ढलते हुए वह उसकी आंखों में जुनून देख सकती थी। लू शिमियांग, मेरे और बुई दीच के बीच कुछ भी नहीं है, न पहले न अब। उसे पकड़ने वाला हाथ थोड़ा कस गया। सच में उसने कुछ नहीं कहा। वह थोड़ी घबराई हुई थी। उठ बैठी, अपना सिर नीचे करके उसे देखने लगी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? लू शिमिया ने उसकी ओर देखा। थोड़ी देर बाद उसने उसका सिर नीचे दबाया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसके बालों को सहलाया और धीमी आवाज में कहा, सो जाओ। वॉल्यूम 62। सुबह की शुरुआत में दीन ने अपनी आंखें खोलीं। परिचित अभी तक अजीब कमरे में वह पल में पहुंचती थी। कंबल और तकिया ठंडा था। आज शनिवार था। क्या आपको अभी भी काम पर जाना है? उसे देखने के लिए अपनी आंखें नीचे कर दी। नाश्ता मेज पर है। मैं पहले कंपनी में जाऊंगा। बैग और सोया दूध मेज पर। मदद नहीं कर सकता लेकिन मुस्कुरा सकता है। स्कूल उम्र का नाश्ता। उसने इसे नीचे खरीदा होगा। नाश्ते के बाद डिंगमी को याद आया कि उसने कल रात शो नहीं देखा था। उसने उत्सुकता से वीबो की खोज की। सौभाग्य से उसने खुद को शीर्ष 10 खोज परिणामों में नहीं देखा। तभी उसे राहत महसूस हुई। पिछली बार जब वह बुई डिच के साथ हॉट सर्च पर थी तो वह वास्तव में थोड़ा डर गई थी। हॉट सर्च रिजल्ट खोलते ही उसने देखा कि 5 शब्द जियांग एर के लिए वॉइस ओवर सूची में 23वें स्थान पर है। उसने इसे देखने के लिए खोला। प्रमुख मनोरंजन खातों ने कहा कि जियांग एर की विशेषज्ञता वाली आवाज अभिनेता सुंदरता में उससे कम नहीं थी। उसी समय फोटो और वीडियो पोस्ट करते हुए कुछ ने तुलनात्मक फोटो भी पोस्ट किए। दिनमट ने टिप्पणी पढ़ी, क्या मतलब है कि आपकी सुंदरता जियांग नी से कम नहीं है। जियांग एर स्पष्ट रूप से अधिक सुंदर है। कौन जानता है, शो के बाद इस आवाज अभिनेत्री को कोई निर्देशक ढूंढ रहा होगा। वह शायद उद्योग में जगह बनाने के अवसर का लाभ उठाने के लिए शामिल हुई हो। वह वास्तव में सुंदर है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह आवाज निकालना जानती है इसका मतलब यह नहीं है कि वह अभिनय करना जानती है। जियांग एर को अभिनय वर्ग में एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री माना जाता है। किसी आवाज अभिनेत्री की तुलना उससे न करें। कुछ टिप्पणियों को छोड़कर जो बिल्कुल सटीक थीं, बाकी सभी जियांग एर के प्रशंसक उसे डांट रहे थे। पिछले कुछ सालों में वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री में डिंगमी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई अंधेरे और अराजक पहलू देखे हैं। यही एक वजह भी है कि वह हमेशा किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना चाहती। डिंगमी मन ही मन प्रार्थना करती है, 1000 बार ज्यादा मशहूर मत हो जाना। शाम 5 बजे डिंगमी टैक्सी लेकर सिटी सेंटर जाती है, जहां डू मिंग वेई और शेन जिया मिलते हैं। जब वे नियत स्थान पर पहुंचते हैं
तो शेन जिया अभी भी नहीं पहुंची होती है। डू मिंगवेई और डिंगमी स्टारबक्स में बैठने के लिए जाते हैं। दीना मट ने दो मिन्हवी से कहा, मैं ल्यूक थोई मियाँ के साथ रहने चली गई। दो मिन्हवी चौंक गईं और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह कब हुआ? कल रात। डिंगमी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। थोड़ा तेज है न? उसे भी लगा कि यह बहुत तेज था और अब भी उसे इस पर यकीन नहीं हो रहा था। कल रात सोने से पहले सवाल के बारे में सोचते हुए लू शी मियाँ ने आखिर में उसका जवाब नहीं दिया। क्या उसे उस पर यकीन नहीं हुआ? डिंगमी ने अपना सिर नीचे किया, थोड़ा उदास महसूस किया। डू मिंगवेई ने इस खबर को पचाते हुए आहें भरते हुए कहा, यह सिर्फ तेज नहीं है, यह स्पष्ट रूप से एक रॉकेट है। लू शी मियाँ वास्तव में तुम्हारे द्वारा पकड़ा गया था। अगर सभी को पता चले कि लू शी मियाँ डिंगमी के साथ फिर से मिल गया है, तो कौन जानता है कि वे क्या सोचेंगे? उस साल जब लू शी मियाँ नशे में थे तो उन्होंने क्या कहा था? लानत है, अगर मैं पलट गया तो मैं उसका भतीजा बन जाऊंगा। डिंगमी ने अपना सिर नीचे किया, मुझे भी उसने पकड़ लिया था। डू मिंगवेई मुस्कुराए और करीब झुके, फुसफुसाते हुए, अरे तुम और लू शी मियाँ पहले भी एक साथ सोए थे, है न? डिंगमी शर्मा गई, लेकिन फिर भी सिर हिला दिया। डू मिंगवेई ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगा कि वह खुद को रोकने में बहुत अच्छा है। पुरुष सभी एक जैसे होते हैं। जब वह बात कर रही थी, शेन जिया आ गया। डू मिंगवेई और डिंगमी दोनों ने उसके पेट को घूर कर देखा। कक्षा 11:1 में लड़कियों की तुलना में लड़के ज्यादा है। पिछली कक्षा के पुनर्मिलन में सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कक्षा के ज्यादातर सदस्य अविवाहित थे। विवाहित और बच्चे वाले तो दूर की बात थी। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक व्यक्ति विवाहित था और उसके बच्चे थे। हालांकि डिंगमी का समूह उस लड़की के बहुत करीब नहीं था। अच्छे दोस्तों के समूह में शेन जिया गर्भवती होने वाली पहली महिला थी। डू मिंगवेई ने अपना पेट सहलाया। सच में? शेन जिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। 8 हफ्ते, बच्चे के जन्म का इंतजार करो। चलो तुम लोग पालक माँ बनो। डिंगमी खुश थी। यह अच्छा है। कक्षा का मॉनिटर बहुत खुश है न? हर दिन बहुत खुशनुमा होता है। शेन जिया मुस्कुराई और उनकी तरफ देखा। आप लोगों को भी जल्दी करना चाहिए। महिलाओं की प्रजनन आयु सीमित होती है। डिंगमी अभी लू शी मियाँ के पास लौटी थी। अभी भी बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं सोच रही थी। डू मिंगवेई ने भी इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। वह खड़ी हुई और बोली, चलो खरीदारी करने चलते हैं और मेरे दत्तक पुत्र के लिए उपहार खरीदते हैं। शेन जिया मुस्कुराई, ठीक है, चलो। वे तीनों थोड़ी देर इधर उधर घूमते रहे और जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, झांग लुन ने फोन करके पूछा कि शेन जिया कब घर आएगी। लगभग हर आधे घंटे में। डू मिंगवेई असहाय था। झांग लुन को डर है कि हम तुम्हें खा जाएंगे। शेन जिया भी असहाय था। तुम नहीं जानते, जब से मैं गर्भवती हुई हूँ, मेरे माता पिता दोनों ने मुझे राष्ट्रीय खजाने की तरह माना है। डिंगमी ने कहा, क्यों न हम जल्दी वापस जाएं? आज मौसम खराब है। किसी और दिन जब मौसम अच्छा हो तो हम टहलने जा सकते हैं। शेन जिया असहाय था। तो मुझे लगता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, डिंगमी का फोन बज उठा। लू शी मियाँ ने फोन किया। तुम कहाँ हो? डिंगमी ने उसे पता बताया। डू मिंगवेई शुरू में इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहता था और उसे पछतावा हुआ। ठीक है, गर्भवती महिलाएं सबसे बूढ़ी होती हैं। फोन के दूसरी तरफ लू शी मियाँ ने पूछा, तुम कितने बजे वापस जा रहे हो? हम अभी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आधे घंटे तक मेरा इंतजार करो। क्या तुम मुझे लेने आओगे? डिंगमी को अपने दिल में खुशी महसूस हुई। फोन रखने के बाद डिंगमी ने पलकें झपकाईं और डू मिंगवेई की ओर देखा। लू शी मियाँ मुझे लेने आए थे। शेन जिया हैरान थी। तुम और लू शी मियाँ ने सुलह कर ली? डिंगमी शर्मिंदा थी।
वाह! थाम गया। दोनों के पुनर्मिलन के बारे में सुनकर खुश और उत्सुक थी। दिनमट उलझन में था और उसके पास एक संक्षिप्त कहानी सुनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। सुनने के बाद शेन-जिया ने टिप्पणी की, बहुत बढ़िया, जल्द ही झांग लुन शेन-जिया को लेने के लिए आया। डू मिंगवेई लू शिमिया और डिंग मी का इंतजार करने के लिए पीछे रह गया। कुछ मिनट तक सड़क के किनारे खड़े रहने के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। डिंग मी ने एक छाता निकाला। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक काली एसयूवी सड़क के किनारे रुकी और जू कियान यात्री सीट से बाहर निकल गई। डू मिंगवेई ने उसे देखा। तुम यहाँ क्यों आए? मैं मिया की कार। लू शिमिया ने अपने खाली हाथों को देखा। आप कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं? जीवनयापन के लिए ट्यूशन पढ़ाना। जब वे अलग हुए तो उसने अपना कार्ड पीछे छोड़ दिया। केवल 20,000 का यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कार्ड अपने साथ ले गई। कार धीरे धीरे चलने लगी। डिंग मी ने खिड़की से बाहर देखा। जू कियान ने पहले ही डू मिंगवेई के कंधे पर अपना हाथ रख दिया था और चला गया था। डिंग मी, क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? लू शिमिया ने कार गैरेज में रोकी। जब उसने चाबी निकाली तो उसने उससे पूछा। डिंग मी थोड़ी शर्मिंदा थी। हाँ, मैंने पिछले साल ही परीक्षा दी थी। विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा समाप्त करने के बाद उसने लगभग कार को छुआ ही नहीं। लू शिमिया ने मोटे तौर पर समझ लिया और कुछ और नहीं कहा। वे दोनों एक साथ लिफ्ट में चले गए। डिंग मी ने बातचीत शुरू की। शेन-जिया गर्भवती है। लू शिमिया रुक गया। अपनी आंखें नीचे करके उसे देखने लगा। क्या ऐसा है? डिंग मी ने सिर हिलाया। हाँ, बच्चे का जन्म अगले साल अगस्त के अंत में होने की उम्मीद है। लिफ्ट खुली। लू शिमिया ने उसका सिर सहलाया, उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बाहर चला गया। अचानक हुई इस अंतरंग हरकत से दीनह-माट का दिल तेजी से धड़क रहा था। लिफ्ट से बाहर निकलकर दरवाजे पर पहुंचते ही उसने धीरे से उसका हाथ खींचा। ल्यूक थोई मिया, क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? जब वे साथ थे तब वे अभी भी छोटे थे। साथ ही उन 2 सालों में इतनी सारी चीजें हुईं। दीनह-माट ने कभी इस समस्या के बारे में नहीं सोचा था। अब अचानक उसे लगा कि ल्यूक थोई मिया के साथ उसके जैसा दिखने वाला बच्चा होना अद्भुत होगा। लेकिन उसने लू शिमिया को देखा। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उसे एक बच्चे के साथ होने की कल्पना नहीं कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि उसे बच्चे पसंद नहीं थे। लू शिमिया ने उसे देखने के लिए अपनी आंखें नीची कर लीं। ऐसा लग रहा था कि वह भी कल्पना कर रहा था। फिर उसने मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता क्या? मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। जब मेरे पास होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे यह पसंद है या नहीं। लू शिमिया ने कहा। दरवाज़ा खोला और उसे अंदर खींच लिया। दरवाजे के फ्रेम के खिलाफ झुक गया और उसकी ओर देखा। तुम्हें यह पसंद है? डिंग मी का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। ईमानदारी से, मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। मैंने अभी इसके बारे में सोचा है। तुम्हारे साथ एक बच्चा होना बहुत अच्छा लगता है। वह धीरे से हंसा, अपना सिर नीचा किया और उसे चूमा। चुंबन बहुत गहरा था। होंठ और दांत आपस में जुड़े हुए थे। दीनह-माट ने उसकी गर्दन को गले लगाया, अपना सिर उठाया और उसे वापस चुमा। उसके कपड़े उतारे जाने का एहसास होने पर उसकी त्वचा कांपने की हद तक उत्तेजित हो गई। लाइटें अभी चालू नहीं हुई थी। दोनों दरवाजे के ठीक सामने खड़े होकर जोश से चूम रहे थे। अंधेरे में ल्यूक थोई मिया ने उसे बहुत जोर से चूमा। चुंबन इच्छा से भरा था। जितना अधिक उसने चूमा, यह उतना ही तीव्र हो गया। डिंग मी ने इसे महसूस किया। अपने मासिक धर्म के बारे में सोचते हुए उसने इससे बचने के लिए अपना शरीर हिलाया। वह तुरंत उसके द्वारा कैद हो गई। उसकी शर्ट पहले से ही आधी उतार दी गई थी।
उसने अपना सिर उसकी गर्दन पर दबा लिया, उसके मुलायम बालों को सहलाते हुए किससे छुपा रही थी। खुजली करते हुए डिंगमी ने हांफते हुए कहा, लू शिमिया, हम, क्या तुम भूल गई? नहीं, तो तुमने मेरी शर्ट क्यों उतारी? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा। लू शिमिया ने अपनी लार निगल ली, सीधे खड़े हो गए, अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे उसकी शर्ट के बटन लगाने में मदद करने के लिए पहुंच गए। उसने खुद का मजाक उड़ाया, इतने सालों तक रोके रखने के बाद? जब तुमने बच्चे पैदा करने का जिक्र किया तो मैंने सिर्फ बच्चे पैदा करने के पहले कदम के बारे में सोचा। उसका शरीर जलने वाला था। डिंगमी शर्मा गई। लू शिमियांग, जो पहले ठंडा और संयमी था, उसे निजी तौर पर भी चिढ़ाना पसंद था। जब उसकी भावनाएं उबल रही होती तो वह अभद्र शब्द कहता, उसे तब तक चिढ़ाता जब तक उसका चेहरा लाल और कान लाल नहीं हो जाते, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकता। डिंगमी को वह दिन याद आया, उसका चेहरा और भी गर्म हो गया। लू शिमिया ने उसके बालों को सहलाया, उसके बगल में स्विच दबाया, फिर उसकी और पीठ की, उसका लंबा शरीर दूर चला गया। डिंगमी अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी, अपने जलते हुए चेहरे को थपथपाते हुए, उसका पीछा करते हुए। एक पल बाद बाथरूम से पानी की आवाज आई। डिंगमी गर्म दवा की थैली खत्म करने के लिए रसोई में चली गई। उसका मुंह कड़वाहट से भरा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। डिंगमी ने बाथरूम की ओर देखा, एक पल के लिए सोचा, फिर दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा। खंड 2 अध्याय 63। दीना मैट ने दरवाजे की दरार से झांका और चौंक गई। ल्यूक थोई मिया के पिता दरवाजे के बाहर खड़े थे। क्या उसे दरवाजा खोलना चाहिए या ल्यूक थोई मिया के नहाने के बाद बाहर आने का इंतजार करना चाहिए? जाहिर है ल्यूक थोई मिया का इंतजार करना व्यावहारिक नहीं था। वह अपने वरिष्ठों को दरवाजे के बाहर इंतजार नहीं करने दे सकती थी। डिंगमी बहुत घबराई हुई थी। उसने पिता लू को पहले कभी उनके विला में नहीं देखा था, यहाँ रहने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। डिंगमी ने अपने बालों को सहलाया, घबराकर दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर लंबा अधेड़ उम्र का आदमी उसे देखकर स्पष्ट रूप से दंग रह गया। डिंगमी मुस्कुराई, नमस्ते अंकल। लू हाओ ने उसे देखा, अंदर चली गई। तुम डिंगमी हो? डिंगमी को उम्मीद नहीं थी कि लू हाओ उसका नाम याद रखेगी। उसने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, यह पता चला कि जियांग के डू ने जो कहा वह सच था। लू हाओ ने अपने जूते नहीं बदले, सीधे लिविंग रूम में चले गए। डिंगमी ने दरवाजा बंद कर दिया। लू शिमिया कहाँ है? वह नहा रहे हैं। डिंगमी शर्मा गई। चाचा, क्या आपको पानी या चाय चाहिए? लू हाओ सोफे पर झुक गया, गरिमापूर्ण नजर से उसकी ओर देखते हुए। बस मुझे एक गिलास पानी दे दो। डिंगमी तुरंत पानी डालने के लिए रसोई में चली गई। चुपचाप लू शिमिया से जल्दी से नहाने की विनती करने लगी। उसे बचपन से ही वरिष्ठों से निपटने का कोई अनुभव नहीं था। अगर ल्यूक हाओ को पता चले कि वह 18 साल की उम्र से ल्यूक थोई मिया के साथ गुप्त रूप से रह रही है, तो कौन जाने वह उसके बारे में क्या सोचेगा। दीना मैट ने ल्यूक हाओ को एक कप गर्म पानी पिलाया और एक तरफ खड़ा हो गया। क्लिक। बाथरूम खुला है। लू शिमिया अपने बाल सुखाने के लिए तौलिया लेकर बाहर निकली और देखा कि लू हाओ सोफे पर पैर मोड़कर बैठी हैं, जबकि डिंगमी चाय की मेज के बगल में एक छोटी दुल्हन की तरह आज्ञाकारी ढंग से खड़ी हैं। वह खुद को भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक सका और उनके पास गया। पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? डिंगमी ने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे उन्हें कोई उद्धारकर्ता दिखाई दे। लू शिमिया उनके पास गईं, लापरवाही से तौलिया फेंक दिया और उनके कंधे से लिपट गईं। दीना मत थोड़ा सा शर्मा गया, लेकिन जैसे उसने कोई बेहोशी की दवा ले ली हो, उसकी पीठ सीधी हो गई।
उसने अपना सिर नीचे करके देखा, उसके होठों के कोने सिकुड़ गए। इतना घबराया हुआ? बेशक दीन अहमद घबराया हुआ था। यह उसके पिता थे। यह उसके माता पिता से मिलने से अलग नहीं था। अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं। लू हाओ ने उनकी तरफ देखा। उसे याद आया कि आज रात जब उसने जियांग परिवार के घर पर खाना खाया था तो उसने जियांग के डू से पूछा था कि लू शिमिया के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है। जियांग के डू ने जवाब देने से पहले काफी देर तक चुप रहा। अंकल लू, शायद आपको पता नहीं है, लू शिमिया की हाई स्कूल से ही एक गर्लफ्रेंड थी। कॉलेज में उनका ब्रेकअप हो गया। अब ऐसा लगता है कि वे फिर से साथ हैं। लू शिमिया का पीछा करना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसका पीछा कर सकते हो। लू हाओ ने भौहें सिकोड़ी। हाई स्कूल गर्लफ्रेंड? उसका नाम क्या है? जियांग के माता पिता को भी उम्मीद नहीं थी कि लू शिमिया की हाई स्कूल की कोई गर्लफ्रेंड होगी। थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रहने के बाद जियांग के पिता ने पूछा, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? जियांग के डू ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। हाई स्कूल में उसे गर्व करना पसंद था और उसे हमेशा लगता था कि उन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए उसने उनसे झूठ बोला। उसका नाम डिंगमी है। लू हाओ, डिंगमी? कुछ जाना पहचाना सा लगता है। क्या यह वही दुबली पतली लड़की है जो हमेशा दो मिन्हवी के साथ घूमती रहती है? खोंग खाडू। हाँ, मुझे याद है। ल्यूक हाओ को वास्तव में कुछ याद आया। उस समय डिंग एमआई और डू मिंग वेई अक्सर अपने घर खेलने के लिए आते थे। वह कभी कभी वापस आते थे और उन्हें कुछ समय के लिए देखते थे। वह एक छोटी बालों वाली पतली छोटी लड़की थी। वह जियांग के डू से बहुत संतुष्ट थी। जिस तरह से लू शिमिया ने कहा, फिर मैं अब आपको देखता हूँ। लू हाओ ने डिंग एमआई पर नजर डाली, खड़ी हो गई और लू शिमियान पर नजर डाली। पिताजी जा रहे हैं, मैं आपको नीचे देखूंगा। ले। अंदर कोई नहीं था। लू हाओ ने पूछा, यह लड़की क्या करती है? जाहिर है लू हाओ ने कल रात का शो नहीं देखा था। लू शिमिया ने धीमी आवाज में कहा, वॉयस एक्टर। लू हाओ ने भौहें सिकोड़ी। वह इस पेशे को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता था, लेकिन जियांग के डू के श्रेष्ठ परिवार की तुलना में उसने स्वाभाविक रूप से उम्मीद की कि जियांग के डू उसकी बहू होगी। क्या जियांग के डू इस लड़की से बेहतर नहीं है? बचपन से वयस्क होने तक लू हाओ को दोनों चचेरे भाइयों के मामलों की परवाह नहीं थी। जाहिर है वे नहीं चाहते थे कि वह भी परवाह करे। अब वह इस बात की परवाह कर रहा था कि वह किसके साथ है। लू शिमिया ने व्यंग्य किया, यह मेरा व्यवसाय है। आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई और होता तो उसे 6 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ता। लू हाओ ने उसकी तरफ देखा और ठंडी हंसी हंसा। दरवाजा खुला और वे दोनों लिफ्ट से बाहर निकल गए। लू शिमिया बिल्डिंग के दरवाजे के सामने खड़ी थी और लू हाओ को देख रही थी। अपना समय लीजिए, पापा। लू हाओ ने उनकी तरफ देखा, ठंडी सांस ली और दूर हो गई। लू शिमिया ने वापस लौटने से पहले नीचे एक सिगरेट पी। जब वह घर पहुंचा तो डिंगमी पहले ही नहा चुकी थी और बिस्तर पर घबराई हुई बैठी थी। लू शिमिया ने उनकी तरफ देखा। वह बाथरूम में गए और बिस्तर पर जाने से पहले अपने दांत साफ किए और उसके मुलायम बालों को सहलाया। तुम क्या सोच रही हो? डिंगमी ने अपना सिर नीचे किया और ईमानदारी से कहा, क्या मेरे पापा तुम्हें पसंद नहीं करते? हाई स्कूल के दिनों से ही उसने सुना था कि लू के पापा लू शिमिया और लू शिमिया की शादी करवाना चाहते थे। जियांग के डू। सबको पता है कि जियांग के डू लू शिमिया को पसंद करती है और लू शिमिया को बाद में उसने छोड़ दिया था। सबको पता है। मुझे उम्मीद है कि लू हाओ इस वजह से और इसे कहने में उन 2 सालों की कठिनाई के कारण नहीं होगा।
लू शिमिया ने लाइट बंद कर दी, कंबल उठाया, उसे गले लगाया और लेट गया। उसने उसके कान को चूमा। उसकी आवाज धीमी थी। मुझे यह पसंद है, बस इतना ही काफी है। डिंग मी दंग रह गई। उसने अपना सिर घुमाया और उसे खाली आंखों से देखा। पहले उससे मुझे यह पसंद है कहना स्वर्ग में चढ़ने से भी कठिन था। अभी उसने इसे कहने की पहल की। लू शिमिया ने इसे बहुत सहजता से कहा। यह सच भी था। उसने अपना सिर नीचे किया और उसकी ओर देखा। तुम क्या देख रही हो? डिंग मी उसके सीने से चिपक गई। लू शिमिया, तुम बहुत बदल गई हो। वह पहले से ज्यादा सीधा था और वह अपने दिल में एक रहस्य छिपाते हुए अधिक से अधिक बेईमान होती जा रही थी। सच में उसने खुद का मजाक उड़ाया। युवक को दिखावा करना, उसे चिढ़ाना पसंद था। उसे घबराया हुआ और गुस्से में देखना, शर्माना उसे खुश कर देता था। अब शायद इसलिए क्योंकि उसने उसे वर्षों से बहुत याद किया था, शब्द बहुत स्वाभाविक रूप से निकल रहे थे। डिंग मी उदास थी। लू शिमिया ने अपना सिर नीचे दबाया। सो जाओ। वह भाग निकली, अपना सिर ऊपर उठाकर उसकी ओर देखने लगी। लू शिमिया, क्या तुम बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हो? लू शिमिया, डिंग मी थोड़ी देर चुप रही, फिर फुसफुसाकर बोली, तुम्हें भविष्य में कम धूम्रपान करना चाहिए। यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वह हंसा और सहमत हुआ। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हेंगडियन के लिए क्रू, और यह काफी जरूरी था, उसे अगले दिन छोड़ दिया गया था। मैं इसी अवधि में उसने केवल एक अतिथि भूमिका निभाई, बहुत अधिक स्क्रीन समय नहीं, लेकिन इसे चालक दल की प्रगति पर निर्भर करना पड़ा। अगर यह धीमा था तो उसे काफी समय तक रहना होगा। आधा मुस्कुराता हुआ, आधा नहीं मुस्कुराता हुआ। जब आप किसी बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं तो यह उससे ज्यादा लंबा होता है। डिंग मी, वह पहले भी ऐसी ही थी। जब जरूरी होता था उसे ग्रुप के साथ जाना पड़ता था। उसे यह स्वीकार करना पड़ता था क्योंकि वह पैसे कमाना चाहती थी। अब उसे उसके प्रति थोड़ा दोषी क्यों महसूस हुआ? डिंग मी ने हाई स्पीड ट्रेन का टिकट बुक किया, अपना सामान पैक किया और फिर लू शिमिया उसे स्टेशन ले गया। उसने अपनी सीट बेल्ट उतारी, उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यहाँ पार्क करना सुविधाजनक नहीं है। तुम मुझे सड़क के किनारे उतार दो और मैं खुद अंदर चली जाऊंगी। आपको कंपनी के पास वापस जाना चाहिए। यह देर हो रही है, आ रहा है। और डिंग एमआई थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह बाहर से देखती है। CRM-1 खत संस्करण 1.0 की सूचना रिसाव के बारे में, जिसे क्वांग एह ने अभी जारी किया था। कंपनी ने चिना डुओंग ट्रेडिंग कंपनी को माफी मांगने और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कहा। लेकिन चिना डुओंग के बॉस ट्रुंग खोई जुएन को बुलाया ने कहा, आपके सॉफ्टवेयर में वास्तव में एक समस्या है। आपको मुझसे माफी मांगने का क्या अधिकार है? तुखियन ने व्यक्तिगत रूप से कॉल का जवाब दिया। आप लोगों को नुकसान के लिए भुगतान नहीं करने से मुझे पहले ही बहुत सम्मान मिल रहा है। मेरे पक्ष को आपको इसके लिए भुगतान करने के लिए कहना चाहिए। तुखियन ने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतना जिद्दी होगा। उसने भौहें सिकोड़ी और लू शिमिया को देखा। हमें क्या करना चाहिए? लू शिमिया अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए, अपने पैरों को पार कर लिया। उनका चेहरा भावहीन था और उनकी ठुड्डी ऊपर उठ गई। तुखियन समझ गए, उनकी आवाज ठंडी थी। तो आप लोग वकील से निमंत्रण पत्र की प्रतीक्षा करें। तब तक यह माफी और मुआवजे जितना आसान नहीं होगा। झांग किक्सुआन, मुकदमा करो, मुकदमा करो। कौन किससे डरता है? क्लैंक। दूसरे पक्ष ने पहले फोन काट दिया। तुखियन ने रिसीवर फेंक दिया। भाड़ में जाओ। ल्यूक थोई मिया ने अपनी ठोड़ी को सहारा दिया, सोच में डूबे हुए। तकनीकी टीम से किसी ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वे बहुत तनाव में लग रहे हैं।
लू शिमिया उठकर अपने दफ्तर में चले गए। जू कियान ने आवाज लगाई, तुम कहाँ जा रहे हो? बहुत जल्दी। लू शिमिया ने अपना कोट और चाबियां ली और बाहर चले गए। चलो झेंग यांग ट्रेडिंग चलते हैं। जू कियान, क्या तुम सच में जा रहे हो? You thought you could just entrust the lawyer to go to deal with this kind of venomous person. Do you need to personally come to the door? Lu Shimiya glanced at him. Let's go. Shu Qian shrugged. Let's go. Wait for me to get my coat. Zheng Yang Trading is located in Dongcheng Technology Zone, very far away. It takes an hour to drive. Lu Shimiya stopped the car in front of the door, looking at this company. Putting the key in his pocket, without taking his hand out, he looked at Shu Qian. Let's go. The two of them walked in. The receptionist stood up, suddenly saw two tall and handsome men walking over. She was stunned for a few seconds, quickly smiled warmly. Who are you two looking for? Their company doesn't have such high-class handsome customers. Lu Shimiya, Zhang Qiuai-chun. The boss is out, please wait a moment. The receptionist guessed that they were distinguished guests by the way they were dressed, quickly led the people into the small conference room. I will contact the boss immediately, please wait, मुझे जाने दो. तू खियन ने गुनगुनाया, अपने पैरों को पार किया, और ल्यूक थोई मियाँ की ओर देखा. रिसेप्शनिस्ट बाहर आई और 2 गिलास पानी डाला. जैसे ही वह उन्हें अंदर लाने वाली थी, फ्रंट डेस्क का फोन फिर से बज उठा. उसने पुकारा, टिएट निन्हा, कृपया मेरे लिए पानी अंदर ले आओ. टिएट निन्हा वहीं खड़ा था, कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे को घूर रहा था, स्तब्ध. टिएट निन्हा, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? खंड 2 अध्याय 64. टिएट निन्हा अपने होश में आई. उसने पानी के 2 गिलासों को देखा और अचानक पलट गई. तुम खुद ही जाओ. रिसेप्शनिस्ट जो फोन का जवाब दे रही थी, उसने देखा कि टिएट निन्हा जल्दी से बाथरूम में चली गई. उसकी आंखें खुली हुई थी. किसी को 1 गिलास पानी लाने में सिर्फ आधा मिनट लगा. क्या यह इतना जरूरी है? उसने जल्दी से फोन उठाया और पानी लेकर आई. तू खियन ने पूछा, तुम्हारा बॉस कब वापस आएगा? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हमारे बॉस अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं. आप किस कंपनी से हैं? मुझे फोन करके पूछना है कि क्या बॉस जल्दी वापस आ सकते हैं. टू खियन ने ल्यूक थोई मियाँ की ओर देखा. ल्यूक थोई मियाँ ने कहा, क्वांगाना विज्ञान और प्रौद्योगिकी. रिसेप्शनिस्ट के हाव भाव थोड़े बदल गए. क्या यह सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसकी वजह से उनकी कंपनी से ग्राहकों की जानकारी लीक हुई? उन 2 लोगों को देखते हुए उसकी नजरें कुछ बदल गईं. हाँ, मैं तुरंत बॉस को फोन करता हूँ. कृपया 1 मिनट रुकें. रिसेप्शनिस्ट ने दरवाजा बंद कर दिया. टू खियन ने ल्यूक थोई मियाँ की ओर देखा. क्या आप वास्तव में ट्रुओंग खोई जुएन का इंतजार कर रहे हैं? ल्यूक थोई मियाँ ने सिगरेट का एक पैकेट निकाला. एक सिगरेट निकाली, फिर उसे अपने मुंह में रखा और जला दिया. उसने हाथ में लाइटर लेकर खेला और सिगरेट का कश लिया. या फिर, हमें मिलना चाहिए. यह मामला सरल नहीं है. देखते हैं वह क्या कहता है. उसने अपने मुंह में सिगरेट पकड़ी, अपना बैग खोला और अपना कंप्यूटर निकाला और कीबोर्ड पर बहुत तेजी से टाइप किया. टू खियन ने उसे धूम्रपान करते हुए देखा. वह वास्तव में धूम्रपान का आदी था. फिर उसने अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखा और हंसते हुए कहा, आप अभी भी इसे छूते हैं? मुझे लगा था कि तुम अपने दूसरे साल के बाद इंटरनेट हैक नहीं करोगे. लू शिमिया ने उसकी तरफ देखा. जू कियान खांसी, सिगरेट का एक पैकेट टटोला और एक जला लिया. जू निंग सिंह के सामने खड़ा था, बेसुध होकर खुद को आईने में देख रहा था. अभी जो लंबा और सुंदर आदमी दिख रहा था, वह ल्यूक थोई मियाँ था. यह वही था. वह गलत तरीके से नहीं देख सकती थी. वह यहाँ क्या कर रहा था? उस साल मुकदमों के दौरान दीनह मत के अलावा केवल चू थान था
ल्यूक थोई मियाँ उसके साथ नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि दोनों का ब्रेकअप हो गया होगा। झो किंग और जू जेन के तलाक के बाद एक्सयू जेन एक्सयूबीआईएन की यात्रा करने के लिए उन दोनों ने हमेशा डिंग एमआई की वजह से झटेर की। वे एक साथ लौट आए। बस कुछ समय पहले खरीदा गया था कि ग्राहक की जानकारी लीक हो गई थी और लू शिमियन बॉस थे। हालांकि सॉफ्टवेयर में समस्याएं हैं, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता। खास तौर पर वह ठंडा और दूर रहने वाला आदमी जिसकी एक पलक थी। वह सबसे खूबसूरत आदमी था जिसकी एक पलक थी जिसे उसने कभी देखा था। टिएट निन्ह ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या उन्होंने बताया कि वे यहाँ किस लिए आए हैं? नहीं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैं डायरेक्टर जू को आने दूंगी। जू जेन झेंगियांग ट्रेडिंग के महाप्रबंधक हैं और जू निंग क्रय विभाग में हैं। उसे यह नौकरी टिएट चान की बदौलत मिली। टिएट निन्ह ने कहा, मैं डायरेक्टर टिएट को ढूंढने जाऊंगा। आप काम पर जाइए। रिसेप्शनिस्ट ने राहत महसूस करते हुए सिर हिलाया। टिएट निन्ह सीईओ के दफ्तर में गया और टिएट चान की तरफ देखा। पिताजी, क्वांग आने से कोई आया है क्या? टिएट चान को आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। ट्रोंग खोई जुएन कहा है। वह बाहर है। टिएट चान खड़ा हो गया। पिताजी, मैं जाकर देखूंगा। पिताजी, टिएट निन्ह ने उसे वापस बुलाया और झिझकते हुए कहा, वह व्यक्ति डिंगमी का पूर्व प्रेमी है। टिएट चान दंग रह गया। उसे उस युवक की याद आ गई जिसने उस वर्ष डिंगमी को स्थानांतरित करने में मदद की थी। बाद में जब वे बहस करते थे तो चू थान अक्सर उसका जिक्र करते थे और कहते थे कि डिंगमी ने बीजिंग में पढ़ाई के लिए उसके साथ अपॉइंटमेंट लिया होगा। अगर जू निंग न होती तो वह भौचक्का रह जाता। मुझे पता है। जू जेन ने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला। हालांकि वे लगभग 10 सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन उसने पहली नजर में ही लू शिमिया को पहचान लिया। उस वर्ष से सिंगल लिड यूथ अब एक परिपक्व और स्थिर आदमी बन गया था। उसकी टकटकी भी तेज हो गई थी। शिमियो ने जू जेन पर नजर डाली। राष्ट्रपति जू, यह व्यक्ति एक संयोग क्या है? हम आज यहाँ सीआरएम ग्राहक सूचना लीक पर चर्चा करने आए हैं। जू कियान ने कहा, प्रेसिडेंट झांग यहाँ नहीं है। क्या आप इस जगह के प्रभारी हैं? जू जेन उनके सामने बैठ गए। उनकी उम्र 50 से ज्यादा थी। उन्होंने कई सालों तक काम किया था और जल्दी से अपने हाव भाव को संभाला। हाँ, मैं यहाँ जनरल मैनेजर हूँ। जू कियान ने कहा, अगर ऐसा है तो हम देखना चाहते हैं कि आपने जिस लीक हुई ग्राहक सूचना का जिक्र किया है उसका कौन सा हिस्सा है। जू जेन ने हंसते हुए कहा, माफ करें, यह हमारी कंपनी की आंतरिक सूचना है। इसे आसानी से दूसरों को नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन 10,000 ग्राहकों के सीआरएम में वाकई एक खामी है। हम बकवास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। आपको इतना यकीन कैसे है कि यह सीआरएम की समस्या है? लू शिमिया ने उनकी ओर देखा। उनकी आवाज धीमी थी। ऑपरेशन अथॉरिटी एक जैसी नहीं होती। कर्मचारी, डिपार्टमेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, आप और आपके वरिष्ठों सहित हर व्यक्ति को डेटा का एक अलग हिस्सा देखने को मिलता है। कौन सा भाग खुला है? कितना? आपने स्पष्ट रूप से नहीं कहा। इतने सारे लोगों के प्रभारी होने के कारण हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि आपकी तरफ से किसी ने जानबूझकर जानकारी लीक की हो। ताई जेन दंग रह गए। उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से मेरे कर्मचारियों के साथ कोई समस्या नहीं है। तुखियन हंसे, तो आपको यकीन है कि यह मेरे सॉफ्टवेयर के साथ कोई समस्या है? कितनी कंपनियों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? अब केवल आपकी कंपनी को समस्या है। कोई जांच नहीं, बस बात करो और फैसला करो। लानत है, मजाक बना रहे हो? जू जेन ने शांति से जवाब दिया, हमने सॉफ्टवेयर का उपयोग करना बंद कर दिया है और डोके पर स्विच कर दिया है।
जू कियान और लू शी मिया ने एक दूसरे को देखा। डू के कोंग डू का सॉफ्टवेयर था। पिछली बार उनके पास एक ही विज्ञापन विचार था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। लू शी मिया ने मेज पर सिगरेट का पैकेट उठाया, एक निकाला, उसे अपने मुंह में रखा, अपने हाथ में लाइटर जलाया और सिगरेट जलाई। स्पष्ट रूप से बोलो, तुम इसे कैसे हल करना चाहते हो? जू जेन ने कहा, मैं इस मामले पर फैसला नहीं कर सकता। जब तक राष्ट्रपति झांग वापस नहीं आते तब तक प्रतीक्षा करें और मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। लू शी मिया ने एक कश लिया, अपनी कुर्सी पर पीछे झुके, अपना हाथ मेज पर रखा और एशट्रे के बगल में सिगरेट को फेंक दिया। अगले ही पल वह उठ खड़ा हुआ और अपना कंप्यूटर उठाया। तो हमारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। तू खियन भी खड़ा हो गया। टिएट चैन जल्दी से खड़ा हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? ल्यूक थोई मिया और तू खियन दोनों ही लंबे थे, उसकी तरफ नीचे देख रहे थे। तू खियन ठंडी हंसी हंसा, यह तो बस वही है जो सतह पर दिखता है। आप लोग सुलह में सहयोग नहीं करते, अस्पष्ट बातें करते हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इससे पहले झांग किक्सुआन ने कहा था कि उसे हमारे द्वारा मुकदमा दायर किए जाने का डर नहीं है, इसलिए बस इंतजार करो। लू शिक्सियन ने आधी जली हुई सिगरेट अपने हाथ में पकड़ी और जाने के लिए मुड़ा। जू कियान ने हल्के से मुस्कुराया, मैं विदा लेता हूँ। जू जेन अपनी जगह पर जम गया, उनकी पीठ को घूरता रहा, उसकी भौहें कस कर सिकुड़ी हुई थी। झांग किक्सुआन क्या कर रहा था? दरवाजा अचानक से खुल गया। जू निंग जो दरवाजे के बाहर छिपकर सुन रही थी, उसके पास छिपने का समय नहीं था। उसने अपना सिर उठाया और लू शिक्सियन की आंखों से आंखें मिलाईं। लू शिक्सियन ने आंखें सिकोड़ी, अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा। जाहिर तौर पर उसे जू निंग के यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। जू निंग ने अपने होठों को सिकोड़ा, अजीब तरह से अपने हाथों को रगड़ा। उसकी आवाज कर्कश थी। लू शिक्सियन। लू शिक्सियन ने केवल उसकी ओर देखा, उदासीनता से उसके पास से गुजरा और चला गया। कुछ मायनों में लू शिक्सियन एक बेहद प्रतिशोधी व्यक्ति था। उदाहरण के लिए, हाई स्कूल के बाद से जू निंग के मन में उसके बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी। पिछली कुछ बार जब डिंगमी रोई थी तो वह सब उसकी वजह से था। रिसेप्शनिस्ट ने दोनों पुरुषों को उड़ते हुए चलते देखा और जल्दी से उनका अभिवादन किया। आप दोनों अपना समय लें। कंपनी में महिला कर्मचारी, हालांकि वे जानती थी कि वे चीजों को मुश्किल बना रहे हैं, फिर भी कुछ समय के लिए मोहित होने से खुद को नहीं रोक पाईं। क्या लोग हमेशा तकनीकी पुरुषों की आलोचना नहीं करते हैं? फिर भी इस कंपनी में दो खूबसूरत लड़के हैं, क्वांगान के बॉस। मुझे याद है कि उन्होंने सिंघुआ के कंप्यूटर साइंस विभाग से स्नातक किया था और अपने विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान उन्हें कई पुरस्कार मिले थे। आप कैसे जानते हैं? उनकी कंपनी की एक वेबसाइट है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वे अन्य सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करते हैं। मेरा छोटा भाई भी कंप्यूटर साइंस पढ़ता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। इस साल मेरे छोटे भाई ने इंटर्नशिप की। वह वास्तव में उनकी कंपनी में शामिल होना चाहता था, इसलिए उसने वहां आवेदन किया। घर पर वह दिन भर चिल्लाता रहता था और मैं हर समय उसकी बातें सुनता रहता था। लेकिन क्वांगाने ने इसे स्वीकार नहीं किया। महिला कर्मचारी बोलती रही, मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ऑनलाइन कोई तस्वीर नहीं है। इसके अलावा मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने सुंदर होंगे, है ना? हाँ, खासकर वो एक पलक वाला लड़का। मुझे एक पलक वाले मर्द पसंद है। दो पलकों वाला लड़का भी बहुत खूबसूरत है। जीनिंग ने उनकी गपशप सुनी। लू शी मिया की ठंडी निगाहों के बारे में सोचते हुए वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन भौहें सिकोड़ ली। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, जूनिंग, मैंने अभी अभी सुना कि आप उसे लू शी मिया कह रही हैं। क्या आप उसे जानती हैं?
जू निंग ने रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा और कहा, हाँ, हम एक ही हाई स्कूल में थे। वह उस वर्ष विज्ञान वर्ग का विदाई भाषण देने वाला छात्र था। वाह! सच में? एक पलक वाला, जू निंग ने गुनगुनाया, कुछ और नहीं कहा, और जाने के लिए मुड़ गया। उसके पीछे अंतहीन बकबक चल रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी आवाज कम की और कहा, अभी अभी ऐसा लग रहा था कि लोगों को जू निंग की परवाह नहीं है। ऐसा लगता है। ठंडी आंखें। शश। जू निंग को मेरी प्रेमिका के पूर्व सौतेले पिता वाक्यांश याद आया जो लू शी मियां ने पहले कहा था। क्या यह पूर्व प्रेमिका का पूर्व सौतेला पिता था या पूर्व प्रेमिका का पूर्व सौतेला पिता? उसके पिता ने जो सवाल पूछा, उसने न तो इनकार किया और न ही स्वीकार किया। क्या ऐसा हो सकता है कि डिंग मी और लू शी मियां वास्तव में एक साथ वापस आ गए हों? क्या तुम फिर से साथ हो? अपने अवचेतन में जू निंग वास्तव में नहीं चाहती थी कि डिंग मी लू शी मियां के साथ सुलह करे, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह नियंत्रित कर सकती थी, और जब भी वह इसके बारे में सोचती तो उसे असहज महसूस होता। जू जेन कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आई और जू निंग से मिली। उसे परेशान देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। टिएट निन्ह का चेहरा काला पड़ गया और वह अपनी सीट पर वापस आ गया। वह बैठ गया, कुर्सी को लात मारने से खुद को नहीं रोक सका और कैलेंडर को डेस्क पर पटक दिया। लू शी मियां ने कंप्यूटर को पीछे की सीट पर रखा, इंजन चालू किया और गाड़ी चला दी। टू खियन ने उसकी ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं दीन मैट के सौतेले पिता और सौतेली बहन से यहाँ मिलूंगा। क्या संयोग है? क्या संयोग है? अब क्या वकील की तलाश है? हाँ। टू खियन ने तुरंत उस वकील को फोन किया जिसके साथ वे अक्सर काम करते थे, लेकिन काफी देर तक फोन करने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई विकल्प न होने के कारण उसे कानून कार्यालय को फोन करना पड़ा, और थोड़ी देर बाद उसे जवाब मिला, मैं वकील ट्रियू को खोज रहा हूँ। क्या वकील ट्रियू देश से बाहर है? मुझे पता है। उसने फोन रख दिया। वकील ट्रियू विदेश चले गए हैं और लगभग 2 सप्ताह तक वापस नहीं आएंगे। ल्यूक थोई मियां ने भौहें सिकोड़ी, कोई और? टू खियन ने अपने संपर्कों की जांच की, मैं इसकी तलाश करूंगा। अचानक मुझे कुछ याद आया। मुझे याद है पिछली क्लास के पुनर्मिलन में टू डिच ने मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया था। उनकी कंपनी काफी अच्छी है। उसका नाम क्या था? पिछली क्लास के पुनर्मिलन में उन्होंने एक दूसरे को बिजनेस कार्ड दिए। टू डिच ने ल्यूक थोई मियां को भी एक कार्ड दिया था। उस समय दिना मट और टू डीच एक साथ फंस गए थे। वह इतना गुस्से में था कि उसे नहीं पता था कि उसने वह बिजनेस कार्ड कहाँ फेंक दिया। टू खियन ने बिजनेस कार्ड के ढेर को पलटा और पाया। यह रहा। खंड 2 अध्याय 65। टू कियान ने व्यवसाय कार्ड पर पता देखा और कहा, यह काफी नजदीक है, हम वहां क्यों नहीं चलते? लू शी मियां गाड़ी चलाकर गए। कहाँ? टू कियान ने पता पढ़ा। लू शी मियां आगे चौराहे पर मुड़े। टू झेंग लॉ फर्म। लू शी मियां ने अपना सिर उठाया और देखा। कार के चारों ओर चक्कर लगाया और उसके बगल की सीढ़ियों से ऊपर चले गए। टू कियान ने पहले टू यी को कॉल करने का इरादा किया, लेकिन टू यी ने जवाब नहीं दिया। वे दोनों अंदर गए। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दोनों को किस चीज में मदद चाहिए? टू खियन ने कहा। टू डिच कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने उत्तर दिया। वकील टू आज कोर्ट में हैं, उन्हें देर हो सकती है। टू खियन ने सोचा कि काम से छुट्टी का समय हो गया है, वापस जाकर वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने ल्यूक थोई मियां की ओर देखा। कृपया 1 मिनट रुकिए। ल्यूक थोई मियां ने भौहें सिकोड़ी। ईमानदारी से कहें तो उसके पास दूसरों का इंतजार करने के लिए ज्यादा धैर्य यह नहीं था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान उसने अपना सारा धैर्य दीन मैट को दे दिया था। उसने अपनी घड़ी देखी। दोनों अभी बैठे ही थे कि एक अधेड़ उम्र का आदमी ब्रीफकेस लेकर अंदर आया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे समझाया, वकील खांग, वे वकील तू की तलाश कर रहे हैं। ल्यूक थोई मियाँ और तू खिएन की ओर देखते हुए, वकील खांग, वकील तू के शिक्षक हैं। खांग चीन्ह ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों को नमस्कार, मैं खांग चीन्ह हूँ। क्या आप लोग टू डिच को ढूंढ रहे हैं? टू डिच शायद जल्द ही वापस आ जाएगा। वह ल्यूक थोई मियाँ के ठीक सामने बैठ गए और मुस्कुराए। क्या मामला है? क्या आप पहले मुझे बता सकते हैं? टू खिएन ने संक्षेप में समझाया। खांग चीन्ह ने उसकी ओर देखा, क्या कोई सबूत है? ल्यूक थोई मियाँ अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। उनकी आवाज उदासीन थी। सबूत तो है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। लेकिन उनके पास यह भी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि सीआरएम वान के को एक समस्या है। इस बिंदु के आधार पर हम उन्हें बदनामी के लिए मुकदमा कर सकते हैं। घड़ी जू यी अपने ब्रीफकेस को ले जाती है और अंदर जाती है। रिसेप्शनिस्ट जल्दी से उसे कहता है, वकील जू, कोई आपको ढूंढ रहा है, स्कूल के सहपाठियों। कांग झेंग स्तब्ध है, मुस्कुराता है, इसलिए हम दोनों सहपाठी हैं। जू यी को नहीं पता कि डिंग एमआई और लू शी मियाँ कैसे कर रहे हैं। एक पल के लिए सोचते हैं, फिर पूछते हैं, आप लोग मुझे कुछ के लिए देख रहे हैं क्या? नहीं तो कौन वकील के पास जाएगा? लू शी मियाँ की आवाज हल्की थी। तू दीच मुस्कुराया, यह सही है। खांग चीन्ह ने स्थिति को समझ लिया था। उसने तू दीच से कहा, लू शी मियाँ और तू खिएन ने कुछ और वाक्य जोड़े, मूल बातें समझाते हुए। अंत में ल्यूक थोई मियाँ ने खांग चीन्ह की ओर देखा, अगर वकील खांग ने परिस्थिति को समझ लिया है तो कृपया इस केस में हमारी मदद करें। टू डिट जानता था कि यह ऐसा ही होगा। वह मुस्कुराया, गुरुजी, आप यह केस ले लीजिए। मेरे हाथ में केस अभी खत्म नहीं हुए हैं। जब फैसला आ जाएगा, अगर मैं किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ तो जरूर करूँगा। हम आखिरकार सहपाठी हैं। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा। कांग झेंग ने उन्हें अजीब तरह से देखा, लेकिन जू यी के पास वास्तव में हल करने के लिए एक बहुत ही कठिन मामला था। वह मुस्कुराया, ठीक है। यह पहले से ही 7:30 हो रहा था जब लू शी मियाँ और जू कियान कानून कार्यालय से बाहर निकले। जू यी ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। कांग झेंग ने उसकी ओर देखा, मैं क्यों देख रहा हूँ कि आप बहुत केंद्रित नहीं हैं। जू यी ने संकोच किया, लेकिन आखिरकार कांग झेंग से कहा, लू शी मियाँ डिंगमी का पूर्व प्रेमी है। मुझे नहीं पता कि वे अब कैसे कर रहे हैं, इसलिए। कांग झेंग आश्चर्यचकित था, क्या संयोग है? जू यी ने सूखी हंसी हंस दी, क्या संयोग है? हाई स्कूल में लू शी मियाँ मुझे बहुत पसंद नहीं करते थे और वह भी मुझे बहुत पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मुझे लगता है शायद वह अभी भी डिंगमी को पसंद करते हैं, इसीलिए वह मुझसे परेशान लग रहे हैं। आखिरकार वह वास्तव में डिंगमी का पीछा करना चाहता है। पुरुष एक दूसरे को देख सकते हैं, यह बताना आसान है। खांग चीन्ह मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। वह युवक लू शी मियाँ ने तू खिएन के साथ डिनर किया। जब वह घर गया तो उसने एक शॉवर लिया और सोफे के धूम्रपान पर बैठ गया। उसके सिर ने वैक्सीन को खोला। पूछा गया, मैं वापस जा सकता हूँ? आपने अपनी कंपनी के मामलों को हल किया। हालांकि उनमें से दोनों एक साथ थे, डिंग एमआई को पता था कि उसके और लू शी मियाँ के बीच अभी भी कई समस्याएं थीं। उसने अपनी कंपनी के मामलों के बारे में पूछा। लू शी मियाँ ने कुछ भी नहीं छिपाया। छिप जाओ, उसे सीधे सीधे बता दोगे। मूल रूप से वह जो भी पूछेगी वह उत्तर देगा। दिनामट जानता है कि सबसे बड़ी समस्या उसके साथ है।
न कि ल्यूक थोई मियाँ के साथ। ल्यूक थोई मियाँ सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहते हैं, मैंने एक वकील को बुलाया है। ओह, क्या इसे सुलझाना इतना मुश्किल है? सामान्य। लू शिमिया को उस व्यक्ति की याद आई जो उनसे दिन में मिला था। उन्होंने उसके बारे में सोचा और फिर भी उससे कहा, झेंगयांग ट्रेडिंग के महाप्रबंधक जू जेन हैं। क्या आप जानते हैं? डिंग मी दंग रह गई। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जू जेन। झेंगयांग ट्रेडिंग ने उनकी कंपनी की निंदा की। जू जेन शायद कोई ऐसा व्यक्ति था जो स्थिति को जानता था। हालांकि जिस तरह से वह बात करता था वह बहुत अधिक चतुराई से था, लेकिन अंत में यह झांग किक्सुआन से अलग नहीं था। अतीत में डिंग मी केवल अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता था। जू जेन के काम की परवाह नहीं करता था और यह नहीं जानता था कि वह किस कंपनी के लिए काम करता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लू शी मियाँ उससे मिले। उसने अपने होंठ काटे और धीरे से पूछा, क्या वह अभी भी आपको याद करता है? लू शी मियाँ एक पल के लिए रुकी। हाँ। तो क्या उसने कुछ कहा? उस दिन उसने जू जेन और जू निंग से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया था, एक दूसरे को दुश्मनों की तरह देख रही थी। वह नहीं जानती थी कि अगर टिएट चान को पता चलेगा कि उसने और ल्यूक थोई मियाँ ने सुलह कर ली है तो वह कुछ कहेगा या नहीं। वह हमेशा ल्यूक थोई मियाँ के साथ ईमानदार होने का अवसर ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसे सही अवसर नहीं मिल पा रहा था। मुझे इस बातचीत की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? मुझे बताओ कि उसने ब्रेकअप करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह जेल जाने वाली थी। मुझे क्या कहना चाहिए? लू शी मियाँ खड़ी हो गई। एक गिलास पानी डालने के लिए रसोई में गई। आपने कहा कि इससे पहले कि वह और आपकी माँ का तलाक हो गया है, वह मुझे क्या कह सकता है? अन्य लोगों के चेहरे देखें। यह सिर्फ इतना हुआ कि लू शी मियाँ नहीं चाहती थी कि वह वहां जाए और अन्य लोगों के चेहरे को देखें। उस क्षण में उसने दूसरी तरफ से दरवाजे की घंटी बजाई। क्या कोई डोरबेल बज रहा है? उसने जल्दी से एक वाक्य छोड़ दिया, मैं बाद में आपको लटका दिया। कोंगडू से संबंधित है। तुम्हें कैसे पता? लू शिफेंग मुस्कुराया। मुझे याद दिलाओ। झांग किक्सुआन कोंगडू के बॉस को जानता है। लू शिमियन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? लू शिमियन मुस्कुराया। मत पूछो कि मुझे कैसे पता है, मैं जा रहा हूँ। वह हवा की तरह आया और चला गया। कुछ ही समय में वह कहीं दिखाई नहीं दिया। लू शिमियन ने किन यांग को बुलाया। झेंगयांग ट्रेडिंग के झांग किक्सुआन की जांच करने में मेरी मदद करो। किन यांग सोने जा रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम उसकी जांच क्यों कर रहे हो? तुमने मुझसे इतने सारे सवाल पूछने में मदद क्यों मांगी? ठीक है, ठीक है, मैं कुछ सवाल नहीं पूछ सकता, टैन डांग ने हंसते हुए कहा, लेकिन जांच खत्म होने के बाद आपको आज रात मुझे ड्रिंक पिलानी होगी। ल्यूक थोई मियाँ ने ठंडे स्वर में कहा, आप बस इसी काम में अच्छे हैं। टैन डांग ने आह भरी, इस दुनिया में रहते हुए अगर आप खाते पीते नहीं हैं तो आप और क्या कर सकते हैं? मैं तुम और तू खियन नहीं हूँ। प्यार प्यार प्यार। ल्यूक थोई मियाँ ने सीधे फोन रख दिया। टैन डोंग ने फोन पर कड़ी नजर डाली। भाड़ में जाओ। अगले दिन कांग झेंग ने ग्वांगिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से झेंग यांग ट्रेडिंग को एक वकील का पत्र भेजा। वकील का पत्र देखते ही झांग किक्सुआन को गुस्सा आ गया। उस पर मुकदमा करने का आपके पास क्या आधार है? अगर आप उन पर मुकदमा नहीं करना चाहते तो ठीक है, कांग झेंग ने कहा। यह ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा है। श्री झांग इसे पढ़ सकते हैं। झांग किक्सुआन ने पढ़ना समाप्त किया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने गाली दी। उसने कांग झेंग को अनदेखा किया। उसने अपना फोन लिया और अपने कार्यालय में वापस चला गया। जू निंग कमरे से बाहर चला गया। उसने गपशप करने वाले कर्मचारियों पर चिल्लाया जो काम नहीं कर रहे थे। तुम क्या देख रहे हो? काम पर जाओ। जू निंग स्थिर खड़ी रही और कांग झेंग को घूरती रही।
कांग झेंग को अभी भी उसकी कुछ छाप थी। उसने उसे कुछ और बार देखा, याद न करने का नाटक करते हुए। जू जेन चली गई। कांग झेंग को देखा, वह दंग रह गया। यह वकील क्यों है? कांग झेंग को भी जू जेन से यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी नाक को छुआ, मुस्कुराया और कहा, मिस्टर जू, नमस्ते। जू जेन का चेहरा पीला पड़ गया। बेशक वह जानता था कि यह वकील कितना दुर्जय था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू शी मियाँ उसे आमंत्रित करेंगे। क्या यह हो सकता है कि डिंगमी ने लू शी मियाँ को बताया हो? कांग झेंग भी भावुक हो गया। क्या संयोग है!